దేశంలో కరోనా వైరస్ కొత్త స్ట్రెయిన్ బయటపడింది. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నుంచి వచ్చిన 6గురిలో కొత్త కరోనా వేరియంట్ ఉన్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇందులో బెంగళూరులో 3, హైదరాబాద్లో 2, పూణేలో 1లో కొత్త వేరియంట్ బయటపడిందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. యూకే నుంచి వచ్చిన వారిలో కరోనా పాజిటివ్ వస్తే జీనోమ్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం దేశంలో 10 ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. నవంబర్ 25 నుంచి డిసెంబర్ 23 మధ్య యూకే నుంచి భారత్కు 33,000 మంది వచ్చారు. వారిలో 114 మందికి కరోనా పాజిటివ్గా తేలింది. వీరిలో 6గురికి కరోనా కొత్త స్ట్రెయిన్ బయటపడింది. 6గురిని సింగిల్ రూమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంచిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారితో కాంటాక్ట్ అయిన వారిని ట్రేస్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దేశంలో కరోనా కేసులు 6 నెలల కనిష్టానికి చేరాయి. సోమవారం నాడు 16,432 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. జూన్ 24న దేశంలో 15,968 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఇంత తక్కువ సంఖ్యలో కేసులు రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఓవరాల్ గా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 1,02,24,303కు చేరింది. ఇందులో 2,68,581 యాక్టివ్ కేసులుండగా 98,07,569 మంది కోలుకున్నారు. నిన్న 252 మంది చనిపోయారు. మృతుల సంఖ్య 1,48,153కు చేరింది. దేశంలో కరోనా టెస్టులు 16 కోట్లు దాటాయి. సోమవారం నాడు 9,83,695 శాంపిల్స్ టెస్ట్ చేసినట్లు ఐసీఎంఆర్ తెలిపింది. దీంతో ఓవరాల్ గా టెస్టుల సంఖ్య 16,98,1749కి చేరింది. దేశంలో బ్రిటన్ రకం కరోనా కేసులపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటన చేస్తోంది. ఆ లైవ్ చూద్దాం. Last week's positivity rate in the country is only 2.25%. एक और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुई है कि INSACOG नाम की एक कंसोर्शियम की स्थापना की गई है. इसमें देश के 10 गवर्नमेंट लैब्स हैं. ये CSIR के लैब हैं, DBT के लैब हैं, ICMR के लैब हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के लैब हैं. ये पहले से भी पिछले 11 महीने में देश में जो सार्स कोवी वायरस फैला हुआ है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया करते थे और 11 महीने में लगभग 5,000 के करीब जीनोम सीक्वेंस किए गए थे. और उन जीनोम सीक्वेंसेस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि देश के भीतर जहां वायरस ड्रिफ्ट के मामले हैं, वायरस शिफ्ट के मामले नहीं हैं. उस परिप्रेक्ष्य में जब ये यूके से वेरिएंट वायरस की खबर आई तो फिर ये माना गया कि एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया जाए और सब लोग मिलकर काम करें और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए. तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में जो अन्य आज विशेषज्ञ मौजूद हैं वो आपसे बात करेंगे. So an important development is the establishment of INSACOG, which is a consortium of 10 government labs across the country to do genome sequencing of the SARS virus as well as any variant of that virus. These labs belong to ICMR, DBT, CSIR and Ministry of Health and Family Welfare. Prior to the news of the UK variant came in our country we had done roughly 5,000 such genome sequences across these labs. Now we will be significantly increasing that number and would be working in a coordinated manner in the shape of a consortium. अब इन्फेक्शन की स्थिति देश में जो डेली न्यू केसेस हैं वो देश में 17,000 से भी कम हो गए हैं 6 महीने के बाद. तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 25 जून को 16,922 मामले थे देश में और अब 16,432 मामले रिपोर्ट किए गए. तो जो प्रतिदिन मामले रिपोर्ट किए जाते हैं उनके ग्राफ में निरंतर डिक्लाइन या डिक्रीज देखा जा रहा है. और ये डिक्रीज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ बड़े देश दुनिया में जैसे USA, UK, रशिया
और अन्य यूरोपीय देश अभी भी डिक्लाइन के बनिस्पत एक इंक्रीज देख रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर कोविड से होने वाली मृत्यु के ग्राफ को देखें तो यहाँ भी जो प्रतिदिन मृत्यु रिपोर्ट होती थी वो 6 महीने के बाद 300 के स्तर पर आई हैं। हमने आपको 17 जून से लेकर 29 दिसंबर तक की स्थिति इस ग्राफ में दिखाई है कोविड से होने वाली मृत्यु की, तो इसमें भी एक बहुत ही स्पष्ट डिक्लाइन का ट्रेंड देखा जा सकता है। अगर हम आयु और जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर और आयु के आधार पर अभी तक जो देश में कोविड के मामले हुए उनका विश्लेषण करें, केस एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड जेंडर, तो हम ये पाएंगे कि 63% मामले कोविड के मेल लोगों में हुए, पुरुषों में हुए, और 37% मामले फीमेल या स्त्रियों में हुए। आयु में देखें तो 17 बरस से कम आयु के लोगों में 8% मामले, 18 से 25 में 13%, 26 से 44 वर्ष की आयु में 39%, 45 से 60 वर्ष की आयु में 26% और 60 वर्ष से ऊपर की आयु में 14% मामले कोविड के देश में अभी तक हुए हैं। अगर हम 18 से 25 और 26 से 44 इस एज ग्रुप को एक साथ देखें, क्योंकि ये वो यंग एज ग्रुप है जो मोबाइल है, जो काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकलता है प्रतिदिन, तो 52% मामले 18 से 44 वर्ष के लोगों में हुए। लेकिन मृत्यु की स्थिति इससे कुछ भिन्न है। अब हम आपको वो विश्लेषण दिखाना चाहेंगे। अगर हम लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर मोर्टेलिटी एनालिसिस के आंकड़ों को देखें तो पुरुषों में 70 कुल मृत्यु जो कोविड से हुई उसकी 70% पुरुषों में और 30% महिलाओं में। यहाँ जो 17 वर्ष से कम के लोग हैं उनमें 1%, 18 से 25 वर्ष में 1%, 26 से 44 में 10%, 45 से 60 में 33% और 60 से अधिक में 55%। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ ये जो 18 से 44 वर्ष का जो ग्रुप है 52% केस वहाँ हुए जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन मृत्यु वहाँ केवल 11% हुई। यानी इन लोगों की क्षमता बीमारी से लड़ने की और रिकवर करने की भिन्न स्तर पर है। और जो ज़्यादा आयु के लोग हैं, क्योंकि वो कोमॉर्बिड भी हैं और अन्य समस्याओं से भी ग्रस्त हैं, इसलिए उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता अलग स्तर पर है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, जो हम लगातार कहते रहे हैं राज्यों को भी, संघ शासित क्षेत्रों को भी, आपके माध्यम से सामान्य जनता को भी, कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। विश्व की तुलना में हम कहाँ हैं? अगर हम केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी हम विश्व में सबसे कम केस पर मिलियन वाले देशों में से हैं। हमारे यहाँ 7,408 केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन है। रशिया में ये 21,000 से ज़्यादा हैं। यूनाइटेड किंगडम में 33,000 हैं। इटली में भी 33,000 से ज़्यादा हैं। ब्राज़ील में 35,000 हैं। फ्रांस में 38,500 से ज़्यादा हैं और यूएसए में 56,000 से भी ज़्यादा हैं। तो केस पर मिलियन की स्थिति ये है। अब डेथ पर मिलियन अगर आप देखें तो भारत में ये 107 डेथ प्रति मिलियन हैं, रशिया में 378, ब्राज़ील में 897, फ्रांस में 955, यूएसए में 994, यूके में 1042 और इटली में 1100 से अधिक। अगर एक्टिव केसेस को देखें, यानी वो केस जो या तो अस्पतालों में हैं या अपने घरों में आइसोलेशन में हैं लेकिन मेडिकल केयर या मेडिकल मॉनिटरिंग के अधीन हैं, उनको हम एक्टिव केस मानते हैं। तो भारत में एक्टिव केसेस प्रति मिलियन हैं 194, तुर्की में ये 1241 हैं, ब्राज़ील में 3,400 हैं, रशिया में 3,700,
जर्मनी में 4,500, इटली में 9,500 और यूएसए में 23,300 से अधिक। पिछले 7 दिन में विश्व में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ? भारत में जो नए केसेस प्रति मिलियन पिछले 7 दिनों में देखें, इन द लास्ट 1 वीक, इंडिया हैज 110 केसेस, न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, ब्राजील हैज 1100, France has 1300, Russia 1300, Italy 1500, UK 3600. UK is a new entrant in the first 3. Incidentally, in the last 24 hours, they reported 40,000 new cases, which is a cause for serious concern for other countries also. USA has 3,964. पिछले 7 दिनों में कोविड से होने वाली मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन, ये हिंदुस्तान में 2, ब्राजील में 21, रशिया में 27, फ्रांस में 33, यूएसए 47, यूके 49, इटली 52। तो इन परिस्थितियों में हमारे देश में जो भी केस हैं, जो एक्टिव केस हैं, आखिर अब वो कहाँ केंद्रित रह गए हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते थे। तो 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां अब 60% मामले हैं कोविड के हमारे देश में। सबसे अधिक ऑलमोस्ट 24% मामले केरल में हैं, 21% से कुछ अधिक मामले महाराष्ट्र में, 5% से अधिक पश्चिम बंगाल में, लगभग 5% 4.90 उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 4.83। जो बाकी राज्य और यूटीज हैं, दे टुगेदर अकाउंट फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस। सर, नाउ दिस इज योर प्रेजेंटेशन। Thank you very much. I will just brief you on some of the points. Thank you very much. मैं आज नए वेरिएंट्स जो हैं सार्स कोरोना वायरस 2, उसके बारे में ज़रा 2-3 चंद बातें बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, एन अश्योरेंस, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ नो एविडेंस दैट द करंट वैक्सीन्स विल फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन द वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीका। वैक्सीन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पाइक प्रोटीन जो है, जो वायरस के ऊपर है, उसके बारे में और बताऊंगा, उसको टारगेट करते हैं और उस स्पाइक प्रोटीन में ये वेरिएंट्स में चेंजेस हैं। तो इसको लेके लोग कहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं कि क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम करेगी। लेकिन वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। सो द चेंजेस इन द वेरिएंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मेक द वैक्सीन इनइफेक्टिव। सो दिस इज द पॉजिटिव रिएश्योरेंस। Now, if you look at the surface of the SARS coronavirus, ये स्पाइक प्रोटीन जो लाल में है उसमें देखें, उसमें इन वेरिएंट्स यूके और साउथ अफ्रीका में बदलाव आए हैं। कैसे आए हैं? जैसे वायरस फैलती है दुनिया में, शुरू हुई वुहान हुबई प्रोविंस चाइना से, सारी दुनिया में फैली, उससे वायरस में चेंजेस आते रहते हैं। ज़्यादातर चेंजेस वायरस को फर्क नहीं पड़ती, ना हमारे इन्फेक्शन पे फर्क नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस में चेंजेस ऐसे आते हैं जिससे उसका इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन या और प्रॉपर्टीज में बदलाव आ सके। इन यूके और साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन में इन मामलों में कंसर्न आए हैं। किस तरह के कंसर्न है? नेक्स्ट स्लाइड। अभी वो फिगर में अगर देखें राइट हैंड साइड पे नीचे, वो सार्स कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस है नीचे, और जो राइट हैंड साइड उसी में वो बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ स्पाइक प्रोटीन में उसके जीन में क्या बदलाव आए हैं
वो दिखाई दे रहा है। उससे वो लाल ऊपर साइड पे जो चेंजेस आए हैं वो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आएगी। अभी स्पाइक प्रोटीन में करीब 17 चेंजेस हैं, उसमें से 8 काफी इंपॉर्टेंट हैं। वो 8 जो चेंजेस है वो स्पाइक प्रोटीन्स को चेंज कर देती है। एक चेंज ऐसा है जो जब वायरस हमारे सेल्स के अंदर आती है एक रिसेप्टर से अटैच करके अंदर जाती है। इस अटैचमेंट की एफिनिटी वो जो लगान जो है वो ज्यादा कर देती है, इसीलिए ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकती है। दूसरा चेंज ऐसा है जो पहले भी दिखाई दिए, दूसरे वेरिएंट्स में दिखाई दिए हैं कि उससे जो इन्फेक्शन है और ट्रांसमिशन है वो भी इंक्रीज होते हैं। और तीसरा एक ऐसा चेंज है जो सेल के अंदर जाने के लिए वायरस को वो प्रमोट करती है। साउथ अफ्रीका के वेरिएंट में ये जो पहली चेंज मैंने बताया जो एफिनिटी इंक्रीज करती है रिसेप्टर से, वो भी दिखाई दिया है। तो इन कारणों से ये ज्यादातर लेबोरेटरी में किए हुए कारण हैं, इससे इन वेरिएंट से जरा कंसर्न है। लेकिन सवाल ये उठती है, अगर लेबोरेटरी में कंसर्न है इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड में जब देखते हैं उससे कंसर्न हो। उसके लिए फील्ड से डेटा आनी चेक करनी पड़ती है। वो यूके में हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड, और उससे क्लियर है कि ये यूके वेरिएंट जो है ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इट इज मोर ट्रांसमिसिबल। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फाउंडर इफेक्ट। You might have a variant which is present in a small part of the population, and if that population mixes a lot, then that variant can grow, but that doesn't mean that the variant is causing the growth in the population. It may be the people are mixing more. क्या वो accident है? ऐसा नहीं लगता. It is unlikely to be a mere founder effect. It is likely to be caused by the virus because of the reasons I gave you earlier, and because of the nature of the dominance which has taken place. It has spread all over the area where it first started from. ये ग्राफ अगर देखें तब सितंबर अक्टूबर के केसेस के सैंपल्स जो चेक किए हैं वो बहुत कम है, वो येलो पार्ट, और अभी दिसंबर में देखें वो करीब 80% हो गए हैं of the total number. So this is spreading very rapidly and it is taking over the frequency of all other variants as dominating them. This is also reflected, next slide, in the large positivity in the UK. So the positivity rate of this, positivity has gone up in the UK substantially, but the fraction of the positivity which is due to this variant has also gone up substantially. So these two are very important points of concern and watching. And this is very important globally because this increases transmission. There is no evidence so far that it increases any severity of the disease. But because it increases transmission, it will increase the number of people who are affected and therefore the number of severe disease people. Therefore, we must remember that we must take extraordinary precautions to prevent these kinds of variants from dominating our population. Now, in that there are two components. What we should do as scientists, as government, as researchers, and then what we all should do as citizens. पहले ये देखते हैं हम साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं. जैसे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बताया, एक इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम INSACOG शुरू किए गए हैं. इसमें इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR वगैरह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जहां भी प्रेवलेंस ज़्यादा हो, जैसे सेक्रेटरी ने बताया कौन से स्टेट्स में ज़्यादा प्रेवलेंस है. इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं, खासतौर से अभी UK से, लेकिन और जगह से भी, उनका भी टेस्टिंग हो रही है. इसको स्केल करके हमें पता चलता है कि इस वेरिएंट्स का क्या आ रहे हैं और कितने इंटेंसिटी से आ रहे हैं. ये भी ध्यान में रखना चाहिए, given the widespread prevalence of the virus all over the world, that these kinds of variants which have arisen can also arise elsewhere. So we are also not only sequencing our population who have been tested positive by choosing representative samples,
But we will also test them, these samples in the laboratory, to see whether infectivity is increased, and do field studies to see whether transmission of any specific variants are increased. So this will protect us substantially, and this is very important from the scientific perspective of what we're doing. So testing and sequencing of samples across the country from international travelers and from those who are being hospitalized. Now, as the Health Secretary said, there is an enormous decline in positivity, decline in death rates, decline in hospitalizations in the country. This is also the festive season. This is also the end of a long year. None of these should make us complicit. A vaccine is going to be available soon. That will be the exit visa from this for sure. But that has to be rolled out steadily. It has to go to priority groups and has to reach the country. All of that will take time. We have to be patient. Meanwhile, we must ensure that we don't become lax, reduce transmission through physical distancing, follow all public health measures scrupulously, wear masks, follow hand washing, COVID-appropriate behavior, infection control. As far as testing goes, make sure that you avail of all the test facilities. We will amplify testing substantially. We'll track and isolate and help health workers identify patients and deliver treatments. Cooperate also in the rollout of the vaccines. This is the cold season in North India, but all over the country, this is also a time where we should help each other and make sure that those who are in difficult situations because of the weather or for other reasons are not exposed and their health is looked after. So that's also a very important social purpose which we must do. So I'd like to thank you for this, and if there are any further points, over to the Health Secretary. Member Niti Ayog, sir, please. Dr. Bhargava? Dr. Bhargava, would you like to add? Okay.